फेंगयुआन, बुरा हुआ, एकदम गड़बड़ हो गई। युतियन बहन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसी वक्त दूसरी तरफ झाओरितियन पार्क की एक बेंच के पीछे सिकुड़ कर बैठा था। अपने दोनों हाथों से उसने अपने घुटने कस के पकड़े हुए थे। रात की ठंडी हवा आई और वो थर थर कांप उठा। उसके जिस्म पर जो औरतों वाले कपड़े थे वो इतने पतले थे कि ठंड से घंटा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। झाओरितियन ने अपने होंठ चबाए। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। शाम को जब वो बाई तियान तियान के ड्रेस शॉप से अपनी शिफ्ट खत्म करके निकला था, तभी से उसको अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील हो रहा था। जी बॉक्सियाओं के घर वापस लौटने के रास्ते में उसको इतनी भयंकर गर्मी लगने लगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाया और एक पतली सी गली में चक्कर खाकर बेहोश हो गया। और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसके होश उड़ गए। वो साला वापस एक मर्द बन चुका था। उसके कपड़े उसके जिस्म पर फिट नहीं आ रहे थे और उसकी बॉडी को एकदम टाइट दबा रहे थे। ये आखिर चल क्या रहा है? झाओरितियन ने नीचे अपने वापस मर्द बन चुके शरीर को देखा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। दिन में तो सब कुछ ठीक था, तो अचानक रात होते ही वो वापस पहले जैसा कैसे हो गया? अगर इस हालत में किसी ने उसे देख लिया तो लोग उसे कोई ठरकी घटिया इंसान समझेंगे। उसने अपनी पॉकेट्स चेक की, पर अंदर सब एकदम खाली था। वॉलेट, फोन, आईडी कार्ड, सब कुछ होटल में ही छूट गया था। अब उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं थी और मुझसे मदद मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो जी बॉक्सियाओं के घर वापस जाने से डर रहा था। उसको लगा कि अगर जी बॉक्सियाओं ने उसकी ऐसी हालत देख ली तो वो उसे एक डरावना मॉन्स्टर समझेगा। इसलिए वो बेचारा एक घायल जानवर की तरह इस अंधेरे कोने में मजबूर होकर चुपचाप रो रहा था। इधर मेरी हवा टाइट थी। फेंगयुआन, तुम ज्यादा हिलो मत। शू जिंगजिंग ने मेरे आगे से एकदम गुस्से में गाली देने वाले टोन में मुझे वार्न किया। तुझे क्या लगता है मैं शौक से हिल रहा हूं? ये जगह बहुत ही ज्यादा ऊंची है साली। मेरे दोनों पैर डर से कांप रहे थे और मैंने अपने दोनों हाथों से शू जिंगजिंग की कमर को एकदम कस के पकड़ रखा था। मैंने जब डरते हुए नीचे सड़क की तरफ देखा तो मेरा तो सर ही घूम गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मुंह से बाहर निकल आएगा। शू जिंगजिंग ने अपना हाथ छोड़ा और उसकी कलाई से एक और ग्रैपलिंग हुक शूट हुआ। वो मुझे लेकर एकदम मकड़ी की तरह स्कूल के बाहर झूल गई। हम दोनों एक के बाद एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच से हवा को चीरते हुए निकल रहे थे। हवा मेरे कानों के पास से जोर से गुजर रही थी और अंदर ही अंदर मेरी आग लगी हुई थी। मैंने सोचा था कि जाओ युतिया को जी बोक्सियाओं के घर छुपाना एकदम सेफ गेम होगा। मुझे लगा था कि थोड़े टाइम के लिए उस पर कोई खतरा नहीं आएगा, पर किसने सोचा था कि रात होते ही इतना बड़ा कांड हो जाएगा। मेरा पहला रिएक्शन यही था कि ये सब उस कमीने लॉन्ग आउतिया की चाल है। उसकी औकात नहीं थी मुझे रोकने की, और उसकी किस्मत छीन लेने के बाद वो कमीना इतनी आसानी से हार थोड़ी मानेगा। हालांकि वो अभी भी हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा होना चाहिए, पर कौन जानता है कि उसने शेन चिंग-क्यू या अपने किसी और टट्टू को झाओ टिया को किडनैप करने के लिए भेज दिया हो। मेरी परफेक्ट डायरेक्शन से हम दोनों बहुत जल्दी जी बॉक्सियों के मैंशन के पास पहुंच गए। हम आ गए। शू जिंगजिंग ने एकदम बैडास हवा में फ्लिप मारी और मुझे लेकर जी बॉक्सियों की हवेली के बैल्कनी में एकदम ठीक से लैंड कर गई। जी बॉक्सियाओ घबराया हुआ हॉल में इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब उसने हम दोनों को आसमान से टपकते देखा तो उसकी ऐसी फटी कि वो जमीन पे गिरते गिरते बचा। साला, फेंगयुआन और साथ में शू ब्यूटी भी, तुम दोनों यहां कैसे? अरे छोड़, ये मैटर नहीं करता। जी बॉक्सियाओ दौड़ कर आया और उसने मेरे कंधे कस के पकड़ लिए। गायब हो गई, कहीं नहीं मिल रही। सच में गायब हो गई मेरी प्यारी बहन युतियन। मैंने झट से जी बॉक्सियाओ के हिलते हुए हाथों को दबाया और एकदम भारी आवाज में बोला, अबे तू ठंडे दिमाग से सोच और चुपचाप बता कि आखिर कांड क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता भाई, वो रोते हुए चिल्लाया। रात को क्लासेस खत्म होने के बाद मैं युतियन बहन को पिक करने ड्रेस शॉप पर गया था, पर जब मैं वहां पहुंचा तो बाकी वर्कर्स ने बोला कि वो तो पहले ही निकल चुकी है। फिर मैं अपनी गाड़ी भगा के सीधा घर आया, पर बटलर बोला कि वो तो घर आई ही नहीं। जी बॉक्सियाओ के डर के मारे हालत खराब थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो गलती से बस स्टॉप मिस करके आगे चली गई हो? शू जिंगजिंग ने अचानक से बीच में टोक दिया। मैं और जी बॉक्सियाओ दोनों हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगे। तब उसने शर्म से अपना सर खुजाया और बोली, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसी ही गलती हुई थी। देखो जिंगजिंग, इसके चांसेस ना के बराबर हैं, मैंने बोला। अगर वो बस स्टॉप मिस भी कर देती तो कम से कम अब तक तो घर पहुंच चुकी होती ना। ठीक है, मैं और दिमाग लगाती हूं। शू जिंगजिंग वापस से अपना फोकस लगाने लगी ताकि वो अपनी सो कॉल्ड स्मार्टनेस का भौकाल दिखा सके। जी बॉक्सियाओ, क्या तुमने मेंशन के आसपास उसको ढूंढा? शू जिंगजिंग ने उसको घूरते हुए पूछा। जी बॉक्सियाओ ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। अरे 100% भाई, मैंने पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा है। सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा और सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए। मेरी प्यारी यूटिया की एक झलक तक नहीं मिली। तुम्हें क्या लगता है
क्या किसी ने सच में उसको किडनैप कर लिया है? जो रास्ता वो रिटर्न आने के लिए लेती है, क्या तुमने वहां ढूंढा? मैंने उससे पूछा। वहां तो नहीं देखा यार, एरिया बहुत बड़ा है, मैंने बस थोड़ा ही हिस्सा छाना है। तो फिर एक काम कर, मैंने प्लान बनाते हुए कहा। तू जल्दी से ड्रेस शॉप के आसपास के एरिया में वापस जाकर सर्च मार। अगर तब भी कुछ नहीं मिला तो मैं टियांतिया से बोलकर सीसीटीवी चेक करवाऊंगा, ताकि पता चले कि वो वहां से कितने बजे निकली थी। तब तक मैं और जिंगजिंग इधर से उस तरफ पैदल जाते हुए पूरे रास्ते चेकिंग करेंगे। डन भाई डन, मैं अभी निकलता हूं, इधर का मैटर तुम लोग देख लेना। जी बॉक्सियों ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा स्टेयर से नीचे भागा और अपनी गाड़ी निकाल ली। जैसे ही वो निकला, मैंने सीधा सू जिंगजिंग से पूछा, जिंगजिंग मेरी बात सुन, क्या तू उसकी बॉडी के स्मेल से उसको ट्रैक कर सकती है? सू जिंगजिंग ने एकदम भड़कते हुए मुझे घूरा। ये कैसे हो सकता है बे? तू मुझे क्या समझता है? मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूं जो बस सूख कर पता लगा लूंगी कि वो कहाँ गई है। मैंने थोड़ा शर्म से हंसते हुए बोला। अरे मुझे लगा तुम निंजा के पास कुछ अलग लेवल की पावर्स होती है यार। तभी अचानक जिंगजिंग को कुछ क्लिक हुआ। पर तुमने अब मुझे एक चीज याद दिला दी है। आज सुबह ही मैंने नोटिस किया था कि यूतिया बहन की बॉडी में चक्र का लेवल बढ़ रहा था। भले ही वो बहुत हल्का था, पर मुझे उसका फ्लो फील हुआ था। ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली। सही बात है, पहले सिस्टम ने मुझे बताया था कि झो रितियन की किस्मत एक लड़की बनने में थी, और एक बार लड़की बनने के बाद वो निंजा की पावर्स यूज कर सकती थी। क्या ऐसा तो नहीं कि उसकी पावर इनविजिबिलिटी या गायब होना है? साला, ये तो गेम के लेवल से थोड़ा ओवर पावर लग रहा है। मैंने तुरंत अपना ये आइडिया सू जिंगजिंग को बताया और उसने झट से अपना सर ना में हिला दिया। नो चांस भाई, मैं बचपन से ट्रेनिंग कर रही हूं और आज तक मैंने ऐसे किसी निंजुत्सु का नाम नहीं सुना जो किसी को पूरी तरह गायब कर सके। सू जिंगजिंग एक सेकंड के लिए रुकी, पर मुझे अभी भी याद है कि उसकी चक्रा एनर्जी कैसी थी। उसका चक्रा एकदम अजीब था और किसी से भी मैच नहीं करता था, इसलिए उसका पैटर्न मेरे दिमाग में एकदम क्लियर छप गया है। अगर हम उसके रास्ते से चले तो मैं आराम से ट्रैक कर लूंगी कि वो लास्ट टाइम किस जगह से गायब हुई थी। सच में? बाप रे, जिंगजिंग तू एकदम मास्टर निकली यार। जब मुझे लगा कि अब हमारे पास एक सॉलिड की है तो मेरे अंदर का हाइप एकदम फट के बाहर आ गया। ये तो होना ही था। उसने चौड़ी होते हुए एटीट्यूड में बोला, भाई 5 मटन स्क्यूवर्स लगा दे और एक किडनी भी रोस्ट कर दे। नमकीन मछली को एकदम कड़क जलाकर सेकना, साथ में एक स्प्रिंग भी भून दे और एक अलग से जुगाड़ चीट भी लगा दे। हाँ भाई, अभी लाया। अर्थ स्पिरिट किंग एक बारबेक्यू ठेले के सामने बैठा था। टेबल पर बियर की पूरी एक पेटी रखी थी और उसके दिल में अलग ही लेवल का दुख चल रहा था। जब मैं छोटा था और अपने बाप को दारू पीते देखता था तो मैं पूछता था कि ये दारू इतनी कड़वी होती है, फिर भी इसमें ऐसी क्या खास बात है? पर उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए और आज मुझे खुद इसका जवाब मिल गया है। ये सब पैसे के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं, बस पहनचोद इस पैसे की टेंशन के लिए। उसने ग्लास को पूरा ऊपर तक भरा और एक ही सांस में पूरा घुटक गया। आह, मज्जा आ गया। और जैसे ही अर्थ स्पिरिट किंग उस मिडिल क्लास आदमी वाली खुशी के मजे ले रहा था जो उसने रात के टाइम बस 70 रुपए देकर खरीदी थी, एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी जिसके मुंह पर पैंटी होश चढ़ा हुआ था चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़े कांटेदार डंडे को कस के पकड़ा। फट, एक बोरी सीधा अर्थ स्पिरिट किंग के सर पर डाल दी गई और उसके तुरंत बाद वो कांटेदार डंडा पूरी ताकत से उसके सर पे पड़ा। बिना किसी तैयारी के बेचारा अर्थ स्पिरिट किंग वही बेहोश होकर लुढ़क गया। जब मैं और शू जिंगजिंग पार्क में पहुंचे और हमें झोरितियन मिला, तब तक ठंड से उसके होठ नीले पड़ चुके थे। वो पूरी तरह सिकुड़कर एक बॉल बन चुका था और बेंच के पीछे थर थर कांप रहा था। चाँद की रोशनी उसके पतले जिस्म पर पड़ रही थी और उसकी लंबी परछाई जमीन पर बन रही थी। वो बेचारा एकदम अकेला और लाचार लग रहा था। रितियन, मैं तेजी से भागकर उसके पास गया और झट से अपनी जैकेट उतारकर जाओ रितियन के ऊपर डाल दी। थोड़ी गर्माहट फील होते ही जाओ रितियन ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। मुझे और सू जिंगजिंग को देखते ही उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई और आंसू छलकने लगे। बड़े भाई, जाओ रितियन रोते हुए आवाज में बोला। बस 2 वर्ड ही बोल पाया था कि वो और कंट्रोल नहीं कर सका और सीधा मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। मैंने हल्के हाथ से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक है, हम आ गए हैं ना। तो आखिर ये चल क्या रहा है? पहले रितियन से यूतियन बन गया और अब यूतियन वापस रितियन बन गया। शू जिंगजिंग के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। उसने अपना सर खुजाया। वहां खड़े लोगों में से सिर्फ मुझे ही पता था कि इसके पीछे का असली रीजन क्या था। जाओ रितियन ने सिसकते हुए मेरी छाती से अपना सर उठाया और रोते रोते बोला, सॉरी भाई, मैं खुद से ऐसे भागकर नहीं आना चाहता था। मैं अचानक से वापस अपने असली रूप में आ गया। मैं इतना डर गया था कि मुझे उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए बोला, टेंशन मत ले, तू सेफ है, बस यही काफी है। पर सुन, अगर आगे से ऐसी कोई भी गड़बड़ होती है ना
तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। ऐसे खुद को अकेला मत छुपा लेना, समझा? झो रितियन ने एकदम चुपचाप किसी बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में मेरे लिए पूरी इज्जत और शुक्रिया था। शू जिंगजिंग वहीं नीचे बैठी और जाओ रितियन को ध्यान से घूरने लगी। रितियन, तू आखिर चेंज कैसे होता है यार? क्या तू ये मुझे भी सिखा सकता है? जाओ रितियन ने थोड़ा दिमाग पर जोर डालते हुए याद किया। मुझे बस अचानक से बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगी। उसके बाद चक्कर आए और जब आंख खुली तो मैं वापस ऐसा हो गया था। ये सुनते ही मेरे दिमाग की घंटी बजी। ऐसा लग रहा था कि ये सब उस किस्मत के ट्रिगर होने और खत्म होने से जुड़ा हुआ है। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरी पॉकेट में फोन वाइब्रेट होने लगा। जी बो शियाओ का कॉल था। फोंगजुआन, तुम्हारी साइड क्या अपडेट है? क्या मेरी प्यारी यूतियन बहन मिली? जी बो शियाओ की आवाज से ही उसकी फटती हुई घबराहट साफ पता चल रही थी। हाँ मिल। मैंने फोन उठाकर बोलना शुरू ही किया था कि जाओ रितियन ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। वो पागलों की तरह अपना सर ना में हिला रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट थी जैसे जान की भीख मांग रहा हो। बड़े भाई नहीं। जाओ रितियन की ऐसी लाचार शक्ल देखकर मेरे मुंह तक आई हुई बात वापस अंदर चली गई। मैंने थोड़ा रुककर फोन पर बोला, भाई तू टेंशन मत ले। यूतियन उसने अभी मुझे कॉल किया था। वो बोली कि उसको कुछ जरूरी सामान लेने अपने होम टाउन जाना पड़ा है। जी बॉक्सिया फोन के दूसरी तरफ थोड़ा शक में था। सच में? पर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी तो डर के मारे जान निकल गई थी। मैंने अपनी आवाज को एकदम नॉर्मल रखते हुए एक्टिंग की। शायद इसलिए नहीं बताया ताकि तू फालतू में टेंशन ना ले। उसको इतनी जल्दी निकलना पड़ा कि उसे टाइम ही नहीं मिला। तू दिमाग खराब मत कर अपना। जैसे ही वो लौटेगी मैं उसको सबसे पहले तुझे कॉल करने को बोलूंगा। मैंने कॉल काट दिया और जोरतिन की तरफ देखा। जोरतिन अपने होठ चबा रहा था और मुझसे नजरें चुरा रहा था। बड़े भाई, मैं अभी ऐसी हालत में हूं। अगर जी बॉक्सिया और भाई ने मुझे ऐसे देख लिया ना तो वो मुझे सच में कोई अजीब मॉन्स्टर समझेंगे। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफरत करे और मैं आप लोगों के लिए भी कोई मुसीबत नहीं बनना चाहता। तो एक काम करते हैं ना, रितियन आज रात हमारे हॉस्टल रूम में रुक जाएगा। ये बोलते ही शू जिंजिंग की आंखें एकदम चमक उठी। ये कैसे हो सकता है? हमारे कमरे में उसके सोने की जगह ही कहाँ है? मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। हाँ भाई, ये कैसे ठीक रहेगा? जाओ रितियन ने भी मेरा साथ देते हुए हिचकिचाकर बोला। क्यों ठीक नहीं रहेगा? अभी इस टाइम वापस कोई होटल का रूम लेने जाओगे तो फालतू का पैसा बर्बाद होगा। तुम्हें तो बस पैसे उड़ाने का शौक है। तुम्हें पता भी है जब मैं पहले ट्रेनिंग करती थी तो कितनी बुरी हालत थी मेरी। उस टाइम मैं, चिंक्यू दीदी और बाकी दूसरे बच्चे एक ही टूटी फूटी खाट पर ठूस ठूस कर सोते थे। मुझे उसकी इस बात पर थोड़ी हंसी आ रही थी, पर जब मैंने देखा कि शू जिंगजिंग किसी बच्ची की तरह एकदम सीरियस होकर बोल रही है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको क्या जवाब दूं। अरे यार, एक एक्स्ट्रा इंसान के एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बचपन में मेरा बेड तो इससे भी छोटा होता था। चलो अब जल्दी वापस चलते हैं, चलो ना। और इससे पहले कि हम दोनों कुछ समझ पाते, शू जिंगजिंग ने सीधा जाओ रितियन को अपनी पीठ पर उठाया और मुझे लेकर वहीं से हवा में उड़ गई। बोलेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? बता रहा है या नहीं? अर्थ स्पिरिट किंग एक अंधेरे बेसमेंट में पड़ा था। उसके पूरे जिस्म पर कोडों की मार के निशान थे और जगह जगह से उसकी चमड़ी जलाई गई थी। 2 गार्ड्स जिनके हाथ में कोड़े थे उसको मार मार कर पसीने से लकपत हो चुके थे। वो लगातार उसको गालियां बक रहे थे। साला क्या जिस्म है इसका, कमीने, लगता है कोई सख्त लौंडा है। इतनी देर से पीट रहे हैं फिर भी मुंह नहीं खोल रहा। अर्थ स्पिरिट किंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी पूरी बॉडी दर्द से फट रही थी। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी पसलियां 3-4 जगह से टूट चुकी है। पर उसके आगे खड़े दोनों आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। अर्थ स्पिरिट किंग ने रो रो कर अपना गला फाड़ते हुए चिल्लाया, अरे भाइयों, मैं सच में कोई सख्त लौंडा नहीं हूं। तुम मुझे पिछले 2 घंटे से धोए जा रहे हो। तुमने अब तक मुझसे ये पूछा ही नहीं कि तुम्हें आखिर जानना क्या है। बस तब से एक ही बात रटे जा रहे हो, बोलेगा कि नहीं, बोलेगा कि नहीं। तूने अभी तक उससे पूछा नहीं क्या? गार्ड नंबर 1 ने कंफ्यूज होकर गार्ड नंबर 2 को देखा। क्या पूछना था? गार्ड नंबर 2 का भी चेहरा एकदम ब्लैंक था। मुझे भी नहीं पता भाई। ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि इस काम के लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं चला आया। तो क्या करे, आगे पीटना शुरू करे? लगता तो यही है। अर्थ स्पिरिट किंग की शक्ल एकदम हेल्पलेस हो चुकी थी। वो बेचारा बस लाचार होकर अपनी आंखों से इन दोनों बेवकूफों को वापस अपनी तरफ आते हुए देख सकता था। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अचानक बेसमेंट का लोहे का दरवाजा धीरे से खुला और जिस पैंटीहोज वाले आदमी ने अर्थ स्पिरिट किंग को बेहोश किया था वो दरवाजे पर खड़ा था। बस इस बार उसके सर पर जो पैंटीहोज था वो लाल रंग का था। उस पैंटीहोज वाले आदमी ने जब फ्रेम पर बंधे हुए और बुरी तरह पिटे हुए अर्थ स्पिरिट किंग को देखा
तो उसका चेहरा ऐसे बन गया जैसे उसको बहुत गहरा सदमा लगा हो। उसने एक जोर की लात मारकर उन दोनों गार्ड्स को हवा में उड़ा दिया जो वापस पीटने की तैयारी कर रहे थे। वो तेजी से भागकर अर्थ स्पिरिट किंग के सामने आया, उसके जख्म चेक किए और फिर पीछे मुड़कर दोनों गार्ड्स पर दहाड़ मारकर चिल्लाया, किसने बोला था बे तुमको उसको पीटने के लिए? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसने बोला इस पर हाथ उठाने को? अरे स्पिरिट किंग, आपने ही तो अभी कहा था कि इसको जान से मारने तक पीटना है, और आपने ही बोला था कि तब तक पीटना जब तक ये उठने के लायक ना बचे। वो दोनों कंफ्यूज्ड गार्ड्स जमीन पर पड़े अपने पिछवाड़े सहलाते हुए और भी ज्यादा दिमाग से जीरो हो गए थे। वो एकदम रोते हुए चेहरे से उस पैंटीहोज वाले को देख रहे थे। मैंने कब ऐसी बातें बोल दी? अर्थ स्पिरिट किंग मेरा भाई है, भले ही उसने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया हो, पर वो अब भी मेरा भाई है। तुम दोनों अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। उस पैंटीहोज वाले ने उन दोनों को एकदम मौत वाली घूर दी, अपने हाथ की मुट्ठी हवा में घुमाई और छाती पीट पीट कर एक्टिंग करते हुए बोला। उन दोनों गार्ड्स की आगे कुछ बोलने की औकात नहीं हुई। वो दोनों बस जमीन पर रेंगते और लुढ़कते हुए बेसमेंट से बाहर भाग गए। भाई, तूने बहुत दर्द सहा है। उस पैंटीहोज वाले ने एकदम शर्मिंदा फेस बनाकर अर्थ स्पिरिट किंग के जिस्म से वो लोहे की चेन्स खोल दी। अर्थ स्पिरिट किंग बस चुपचाप इस नमूने की ओवर एक्टिंग देख रहा था। उसे कैसे समझ नहीं आता कि ये कमीना उसके सामने गुड कोप बैड कोप का नाटक कर रहा है। वो पैंटीहोज वाला अपना मगरमच्छ के आंसू वाला नाटक कंटिन्यू करते हुए बोला, इन दोनों बेवकूफों को हाथ चलाने की कोई अकल नहीं है। मैं तो बस तुझे थोड़ा डराना चाहता था, मैंने नहीं सोचा था कि ये तुझे इतनी बुरी तरह पीट देंगे। मैं सच में शर्मिंदा हूं भाई। फायर स्पिरिट किंग, तू अपनी माँ की आंख, ये क्या फालतू एक्टिंग कर रहा है बे? अर्थ स्पिरिट किंग का गुस्से से दिमाग फट रहा था। आखिर उससे रुका नहीं गया और उसने सीधा गालियां बकनी शुरू कर दी। अगर आज मेरी हालत इतनी बुरी नहीं होती ना, और मैं अपने चक्रा को यूज कर पाता, तो मैं आज इस कमीने को जिंदा गाड़ देता। तुझे कैसे पता चला कि ये मैं हूं? फायर स्पिरिट किंग का मुंह खुले का खुला रह गया। उसकी आंखों में एकदम भयंकर शौक था। तू अगर राख भी बन जाए ना, तो भी मैं तुझे पहचान लूंगा। तेरे इस घटिया दिमाग के अलावा कौन सा नमूना मिशन पे आते वक्त अपने सर पर लाल रंग का पैंटीहोज पहनता है? अर्थ स्पिरिट किंग की इस बात ने फायर स्पिरिट किंग को एकदम ऑकवर्ड कर दिया। उसने शर्म से अपने सर पर लगाए हुए लाल पैंटीहोज को छुआ और अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए 2 बार खांसने लगा। चल ठीक है, जब तू पहचान ही गया है तो अब मैं भी एक्टिंग नहीं करूंगा। फायर स्पिरिट किंग ने एक झटके में अपना पैंटीहोज फाड़ कर निकाल दिया और अपना वो चेहरा दिखाया जिस पर स्कार्स भरे पड़े थे। अर्थ स्पिरिट किंग, तेरे दिमाग में आखिर चल क्या स्टूट कह रहा है? चल मान लिया कि तू वहां से भाग गया, कोई बात नहीं, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर पर हाथ उठाने की? तेरे दिमाग पर गधे ने लात मारी थी क्या? अर्थ स्पिरिट किंग ने अपने अंदर ही अंदर हंसना शुरू कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग एकदम नल्ले और रद्दी हैं। सालों को एक नकली लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर ने चुतिया बना रखा है। अच्छा हुआ जो मैं असली यंग मास्टर से मिल लिया। जब आगे चलकर यंग मास्टर को पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जांगचंग ब्रांच इतना कचरा और लाचार है, तो वो गुस्से में आकर ऊपर वालों को बोलकर इस छोटे से ब्रांच को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मेरा यहां से पहले ही निकल जाना एकदम सही डिसीजन था। अर्थ स्पिरिट किंग का ये मजाक उड़ाने वाला एक्सप्रेशन देखकर फायर स्पिरिट किंग की धड़कन तेज हो गई। पहले ही उसको अर्थ स्पिरिट किंग के अचानक से भाग जाने पर एक हल्का सा शक हो रहा था, और अब इस सबसे साफ दिख रहा था कि इस गेम के पीछे जरूर कोई बड़ा राज है। अर्थ स्पिरिट किंग, तू मुझे सच सच बता, हम दोनों भाई है या नहीं? फायर स्पिरिट किंग एकदम से खिसक कर अर्थ स्पिरिट किंग के सामने आया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स थे। एक तरफ वो बहुत जल्दी में था और दूसरी तरफ भीख मांगने जैसी शक्ल बना रखी थी। अर्थ स्पिरिट किंग ने एकदम एटीट्यूड में स्नॉट किया और अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। भाई, तूने अपने आदमियों से मुझे कुत्ते की तरह पिटवाया है और अब तू मुझसे भाईचारे की बात कर रहा है। ये मत सोच कि मुझे नहीं पता। जो तू अभी कर रहा था वो बिल्कुल जानबूझकर था। फायर स्पिरिट किंग के चेहरे पर वापस थोड़ी शर्म आ गई और वो जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोला, भाई, अभी जो हुआ वो एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं तो बस ऊपर वालों का ऑर्डर फॉलो कर रहा था यार। तू भी तो जानता है ना कि हम लोग इस ब्रांच में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो क्या ऊपर वालों की बात नहीं मानेंगे? पर सच बोलूं तो मेरा दिल अभी भी तेरी ही साइड है। अबे जा चल, तेरे इस नौटंकी पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुझे मुझे मारना है, काटना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, लेकिन एक बात याद रख, आज तू मुझ पर जो हाथ उठाएगा ना, उसका अंजाम झेलने की तेरी औकात नहीं है। ये बात सुनते ही फायर स्पिरिट किंग के माथे से पसीना छूटने लगा। अर्थ स्पिरिट किंग की इस बात का सीधा मतलब यही था कि उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा सपोर्ट है
और इससे उसका वो जो शक था वो अब पूरी तरह से पक्का हो गया। क्या इसका मतलब ये है? तू खुद सोच ले। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी रुके हुए हैं उनके पास आगे जाकर मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इधर दूसरी तरफ मेरी हवा अलग टाइट थी। जिंगजिंग, तुझे क्या हुआ अचानक? जल्दी अंदर आना। मैं एकदम कंफ्यूज होकर खिड़की के बाहर लटकी हुई शू जिंगजिंग को देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने मुझे और जाओ रितियन को उड़कर हॉस्टल की बालकनी तक ठीक से पहुंचा दिया है तो वो आखिर इतनी देर से खुद अंदर क्यों नहीं आ रही। मैं नहीं आ सकती। शू जिंगजिंग एकदम घबराई हुई बालकनी की खिड़की को घूर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर साफ दिख रहा था। मुझे तो घंटा आइडिया नहीं था कि आखिर इस खिड़की से शू जिंगजिंग को ऐसी क्या दिक्कत हो रही है। जिंगजिंग दीदी, अपना हाथ मुझे दो, मैं आपको अंदर खींच लेता हूं। जाओ रितियन ने अंदर आते ही जल्दी से अपना हाथ शू जिंगजिंग की तरफ बढ़ाया। मुझे अभी याद आया कि मुझे थोड़ा जरूरी काम था। बस इतना बोलते ही शू जिंगजिंग श करके वहीं से सीधा बिल्डिंग से नीचे कूद गई और अगले ही सेकंड वो रात के अंधेरे में पूरी तरह से गायब हो गई। मैं और जो रितियन बस खड़े खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि शू जिंगजिंग अचानक से ऐसी अजीब हरकत करके भाग जाएगी। भाई, क्या जिंगजिंग दीदी ठीक तो है? खुक खुक। मैंने खांसी का बहाना करते हुए अपना गला साफ किया और बोला, मेरे प्यारे भाई रितियन, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। मैंने सबसे पहले एकदम चुपचाप चोरों की तरह बालकनी से अपने कमरे का दरवाजा खोला। मैंने चेक किया कि रूम में बाकी सारी स्कूल ब्यूटीज गहरी नींद में सो रही हैं या नहीं। जब तसल्ली हो गई तभी मैंने एकदम आहिस्ता से बिना आवाज किए जाओ रितिया को अपने साथ कमरे के अंदर लिया। पूरे रूम में एकदम भीनी भीनी सी लड़कियों वाली परफ्यूम की महक फैली हुई थी। जाओ रितिया की तो डर के मारे हवा टाइट थी। वो एकदम सिकुड़ कर चल रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि उससे जरा सी भी आवाज ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने इशारा करके उसे सू जिंगजिंग के बेड की तरफ दिखाया और उसे वहां सोने को कहा। जाओ रितिया एक सेकंड के लिए हिचकिचाया, पर फिर उसने चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया। मैं एकदम आराम से बेड की सीढ़ियों पर चढ़ा और जैसे ही जाओ रितिया सू जिंगजिंग के बिस्तर पर लेटने ही वाला था, अचानक ही लिंगलिंग ने नींद में करवट ली। ये देखकर जाओ रितिया की इतनी फटी कि वो डर के मारे हवा में उछलने ही वाला था। मैंने झट से उसको पकड़ा और बेड पर दबा दिया और अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मैंने उसको आंखों से ही वॉर्न किया कि गलती से भी मुंह से आवाज मत निकालना। जाओ रितिया इतना डर गया था कि उसने अपनी सांस तक रोक ली। उसका दिल उसकी छाती में इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे फट के बाहर आ जाएगा और उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही पुतले बने रहे। जब मैंने देखा कि ही लिंगलिंग की तरफ से और कोई मूवमेंट नहीं हुई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। आज रात के लिए बस यहां सो जा, कल सुबह मैं तेरे लिए कोई ना कोई जुगाड़ सोचता हूं। मैंने धीरे से जू रितिया को दिलासा दिया और उसके बगल में आराम से लेट गया। पर मैं भी गलती से ज्यादा हिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर बाकी ब्यूटीज उठ गईं तो रायता फैल जाएगा। बड़े भाई, तो आप सच में जिंगजिंग दीदी और तियन तियन दीदी लोगों के साथ एक ही कमरे में रहते हो? जाओ रितिया ने अपनी आवाज एकदम दबाते हुए पूछा और उसकी आंखों में भयंकर हैरानी थी। मैंने थोड़ा शर्म से ऑकवर्ड वाली हंसी हंसी और उसको हल्के से थपथपाया। मैंने इशारा किया कि चुपचाप सो जा भाई। पर लगता है जाओ रितिया के अंदर का रेडियो ऑन हो चुका था। उसकी चुल नेक्स्ट लेवल पर थी। बड़े भाई, तो क्या आपकी लाइफ तो एकदम जन्नत होगी ना, इतनी सारी सुंदर लड़कियों के साथ रूम शेयर करना। जाओ रितिया ने हल्के हल्के बड़बड़ाना कंटिन्यू रखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जलन और जलन भरी खुशी थी। मेरी आंख फड़क उठी। जन्नत मेरा घंटा, जब से एडमिशन लिया है एक दिन सुकून का नहीं मिला। हर दिन किसी न किसी टॉप ब्यूटी के साथ सोना पड़ता है। तुझे क्या पता ये कितना ऑकवर्ड होता है। रोज इनकी वो घिनौनी वाली नजरें झेलनी पड़ती हैं। तुझे क्या पता मैं कितने दर्द में हूं। हर रोज बाई टियान टिया के नरम पैरों से कुचला जाना पड़ता है। तुझे अंदाजा भी है ये कितनी बेइज्जती वाली बात है। और ऊपर से पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस सिस्टम ने मुझे चुन लिया। अब मुझे उस कमीने लॉन्ग ऑटियन और उसके वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट से भिड़ना पड़ता है। उसकी लॉन्ग फैमिली की इतनी बड़ी औकात और पावर्स, और साला ये निंजाज और पता नहीं क्या क्या। और मैं खुद क्या हूं? मेरी तो औकात ही देखने लायक नहीं है। एकदम आम सड़क छाप कॉलेज स्टूडेंट, एक साधारण सा अमीर बाप का बेटा, चाइना की टॉप 200 और जियांगचंग की नंबर 1 कंपनी का एक आम सा यंग मास्टर, जो नॉर्मली बस 2-4 महंगे कपड़े पहनकर ठीक ठाक इंसानों जैसा दिखने की एक्टिंग करता है। और साला रूम भी लड़कियों के साथ शेयर करके सोना पड़ता है। और मेरे सपोर्ट में कौन है? बस एकदम लल्लू और गधा सिस्टम। इन सब के अलावा आखिर मेरी औकात ही क्या है? मैं
आखिर हूँ क्या बे? मेरा दिल अंदर ही अंदर गुस्से और दुख से फट रहा था। मैंने धीमी आवाज में जाओ रितिया को डांट लगाते हुए बोला, फालतू की बातें सोचना बंद कर और चुपचाप सो जा।